हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है रीट की। इसमें लेवल 2 और उसका भी लेवल 2 में भी साइंस और मैथ का जो टेस्ट हुआ था अभी, जो कि 11 तारीख को हुआ था और माइनर टेस्ट नंबर पहला हुआ था, तो वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हमने रीट का जो लेवल 1 है इसका एक पेपर हमने करवा दिया था। और अगर आपने नहीं देखा है और रीट लेवल 1 की आप तैयारी कर रहे हो या आपका कोई दोस्त वगैरह भाई वगैरह बहन कर रही है तो उनको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कलाम एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। उसमें से लगभग आपको क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था रीट का उसमें भी आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज से लगभग 90% पेपर है आया हुआ था। तो चलो फिर इसका करते हैं सोल्यूशन। और अगर आपको पेपर सोल्यूशन अच्छे लगते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई कंटिन्यू ऐसी क्लास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ मेहनत कर रहे हैं, पेपर लेके आ रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं आपके लिए। तो आप थोड़ा सा इतना सपोर्ट कर दीजिए कि एक चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थल आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम है वो कौन सा रहने वाला है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण में जो स्थितियाँ आपको दे रखी हैं स्थलाकृतियाँ, ये किस रूप में स्थित है, पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी, उस क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले आपको आ जाएगी नाली, क्योंकि नाली हनुमानगढ़ में है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ आएगा, उत्तरी राजस्थान, तो नाली आ गई। नाली के बाद आपके रहने वाला है दरियन आएगा, दरियन के बाद उपरमाल और उपरमाल के बाद आएगा भोमट। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः भाग विस्तृत है। तो बनास नदी का अधिकांशतः भाग जो है वो टोंक के अंदर विस्तृत रहने वाला है भाई, क्योंकि मालपुरा का जो मैदान वगैरह है ये टोंक में ही पड़ते हैं, तो वहाँ पे सर्वाधिक विस्तृत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखो इसमें कौन सा गलत दे रखा है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। और उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी का उत्तर पूर्वी जो मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी जो मैदान है वो सिंधु नदी से नहीं है बल्कि गंगा और यमुना का उपवास क्षेत्र रहता है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है और दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कथन गलत रहने वाला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी है, इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो आपके रहेगा चंदवाड़ा क्षेत्र में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। तो झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी थी, तो वो आपके रहने वाला है कि इसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो डकगंगदर है और डकगंगदर की उच्च भूमि कहलाता है, ये इसमें गलत रहने वाला है। बाकी मालवा का पठार का उत्तरी भाग है बिल्कुल सही है, और इसकी संभवतः ऊंचाई जो है वो 450 मीटर, ये भी सही है लगभग। और ये पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है, ये भी सही है। तो इसमें विकल्प नंबर 2 जो है वो आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, तारा बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपका आ जाएगा मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का समूह है। यानी कि उस समूह को आपको बताना है जिसमें प्रत्येक की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक हो। तो इसमें वो रहने वाला है आपके ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और देलवाड़ा की पहाड़ी। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये इनकी ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो मालपुरा करौली का जो मैदान आता है वो आपके रहने वाला है बनास बेसिन का भाग रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो उत्तरी अरावली से संबंधित समूह है वो आपका आ जाएगा सीरावास व बबई जो है ये उत्तरी अरावली से संबंधित रहने वाला है, क्योंकि ये झुंझुनू साइड में है, झुंझुनू और शिकरा साइड में ये रहती है, तो ये आपके उत्तरी अरावली के भाग होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है। तो पूर्व से मैदान के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखो इसमें ये प्रदेश भू आकृतिक रूप से विविधता युक्त है, बिल्कुल सही है भाई। इस प्रदेश में बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। बनास और बाणगंगा बेसिन का जो उत्तरी भाग आता है उसे मेवाड़ का मैदान नहीं कहते हैं, उसे मालपुरा का मैदान कहते हैं। इस प्रदेश को प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के 56 का मैदान भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है भाई। उत्तर जो पूर्वी मैदान है इनमें 56 का मैदान भी आता है, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है।
और इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में बनास है, बाणगंगा है, माई है, सोम है, जाकम है और चंबल नदी आती है। तो ये भी कथन सही होने वाला है, लेकिन कथन नंबर 2 जो है वो आपके गलत रहने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो बूंदी पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका रहेगा सतुर। सतुर है वो बूंदी का सबसे सर्वोच्च शिखर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित यानी कि इस्तलाकृति और भूदृश्य दे रखे हैं में से असंगत युग्म की पहचान करो। तो इसमें असंगत कौन सा है? देखो, ढाट जो होते हैं उन्हें मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी झीलें होती है, उनको ढाट कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंसेलबर्ग जो होते हैं ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ होती हैं, उनको इंसेलबर्ग कहते हैं, ये भी सही है। रैग होता है वो रेतीला मरुस्थल नहीं होता, ये इसमें गलत आ जाएगा। देखो, रैग का मतलब होता है कि जो रैग होता है वो पथरीला और रेतीला दोनों का मिश्र जो होता है उससे हम रैग कहते हैं, और रेतीला जो मरुस्थल होता है उसको कहते हैं इर्ग। ये भी ध्यान रखना भाई, इर्ग यानी कि हो गया रेतीला मरुस्थल, रैग यानी हो गया रेतीला और दोनों का मिश्रित, और हमादा हो गया पूरा पथरीला मरुस्थल। ठीक है ना, 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, इर्ग, रैग और हमादा। और नेब का यानी हो गया झाड़ियों के सारे जो निर्मित बालू का स्तूप होते हैं उनको नेब का कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर, मेवल क्या है? यानी कि मेवल जो है ये किसके लिए शब्द यूज होता है? तो मेवल आपके आ जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र आते हैं उनको मेवल कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली को दक्षिण पूर्वी पठारों से अलग करने वाला भ्रंश या दरार कौन सी है? तो अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला जो भ्रंश या दरार आती है वो आपके रहती है महान सीमा भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन करो। तो सही उत्तर का चयन इसमें आपके आ जाएगा। देखो, सबसे पहले यानी कि पूर्व से शुरू करना है और पश्चिम की ओर आना है आपको। तो पूर्व में सबसे पहले आएगा हड़ौती, हड़ौती के बाद आएगा उपरमाल का पठार, फिर आएगा लसाड़िया का पठार, फिर आएगा बोराड़ का पठार और फिर आएगा आबू का पठार। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर, राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें है वो निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? तो जो हमादा मरुस्थलीय जो शैलें आती है वो किस काल की निर्मित रहने वाली है? तो वो आपके आ जाएगी जुरासिक और इयोसिन काल की निर्मित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग कौन सा नहीं है? तो वो आपका आ जाएगा देवगढ़, और जो पीडमांड का मैदान आता है ये है वो दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग तो नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवा अवशेष बालू का स्तूप माना जाता है? तो जीवा अवशेष बालू का स्तूप आता है आपके अवरोधी बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर, विंध्यन कगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है। तो विंध्यन कगार जो भूमि है वो मुख्यतः किससे निर्मित है? तो वो आपके आ जाएगी बालू का पत्थर और सैल से निर्मित रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा नागौरी उच्च भूमि जो है ये डोरा पर्वत नहीं आता है इसमें, तो ये आपके सुमेलित नहीं है। बाकी लूणी बेसिन नेहड़ आता है, शेखावटी प्रदेश जोहड़ आता है, गग्गर मैदान में नाली कहा जाता है, लेकिन नागौरी उच्च भूमि के अंदर डोरा पर्वत है वो, ये आपके गलत रहेगा क्योंकि डोरा पर्वत आपके जालौर में स्थित है। तो नागौरी उच्च भूमि तो नागौर में है, तो ये आपके असुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के बीच या सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले तो आपको मिलान करना है, उसके बाद है वो सही कोट का चयन करना था। तो पहले मिलान करो। देखो, डोरा पर्वत अभी बताया था जालौर के अंदर है, कमली घाट राजसमंद के अंदर है, हर्ष की पहाड़ी सीकर के अंदर है, हाथीनाल है वो उदयपुर के अंदर है। यानी कि 1 में 4 आएगा तो 1 में 4, और बी में 3 आएगा तो बी में 3, सी में आपके आएगा 1 तो सी में 1, और डी में आएगा 2। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करनी थी आपको। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई, इसका निर्माण जो है वो टर्सरी युग में हुआ है, ये कथन है वो गलत है। बाकी ये वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में और पूर्वी मरुस्थल जो है इसका विस्तार को रोकती है, ये भी सही है। और दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में ये विस्तृत है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका निर्माण है वो टर्सरी युग में हुआ है, ये इसका कथन गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करो। यानी कि असत्य कथन की आपको पहचान करनी थी। तो इसमें असत्य कथन आ जाएगा आपके कथन नंबर 4 कि दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये कथन है वो गलत है। बाकी इसमें यह सही है, थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैले से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी कथन सही है। तो कथन नंबर 4 जो है वो आपकी गलत रहने वाला है।
नेक्स्ट देखो भाई 24 नंबर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों की अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है। तो इन जिलों के अंदर पाई जाती है आपके इंसेप्टी सॉइल मृदा पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय इलाका है और पर्वतीय इलाका में लगभग लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इंसेप्टी सॉइल यहाँ पे लाल मृदा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार और जिले सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो रेवेरिना जो मृदा आती है वो आपकी गंगानगर में आती है, बिल्कुल सही है। और जिप्सी फेरस जो मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है, क्योंकि इसलिए बीकानेर के अंदर जिप्सम सर्वाधिक निकलता है, वो आपको पता ही होगा, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वही जिप्सी और फेरस की है, जिप्सी फेरस, ठीक है ना। सी रोजियम जो है वो हनुमानगढ़ गंगानगर में बहता है, ये इसमें गलत रहने वाला है, क्योंकि सी रोजियम जो मृदा है वो हनुमानगढ़ और चूरू में नहीं रहती है, वहाँ पर तो रेवेरिना मृदा पाई जाती है। और स्लेटी भूरी मृदा जलोर और पाली में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें कथन नंबर 3 जो है वो आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है। तो उदयपुर और कोटा जिले के अंदर लगभग अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो आपके आ जाएगी, क्योंकि दोनों पर्वतीय इलाके हैं तो पर्वतीय मृदा ही पाई जाती है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि इसमें से आपको सुमेलित करना था, एक तरफ दे रखा आपको मिट्टी का प्रकार और सामने दे रखा आपको जलवायु प्रदेश। तो कौन सी मिट्टी कौन सी जलवायु में पाई जाती है वो सुमेलित करनी थी। तो सबसे पहले दे रखी है आपको एरिडोसॉल्स। तो एरिडोसॉल्स है, एंटीसॉल्स है, ये आपको हमेशा मरुस्थलीय इलाकों में मिलेगी, और मरुस्थलीय इलाके आपको पता ही है शुष्क और अर्धशुष्क में आते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है इंसेप्टिसॉल, तो वो आपके रहती है अर्धशुष्क एवं आर्द्र भाग के अंदर इंसेप्टिसॉल पाई जाती है, जहाँ पे अरावली मृदा अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है वहाँ पे आपको इंसेप्टिसॉल मिलेगी, क्योंकि इंसेप्टिसॉल को दूसरे नाम आप ऐसा कह सकते हो कि लाल मिट्टी या फिर कह सकते हो पर्वतीय मृदा, ठीक है ना। एल्पिसॉल, तो एल्पिसॉल आप पे रहती है भाई उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। और फिर रहती है वर्टिसॉल्स, तो वर्टिसॉल्स आपके आने वाली है आर्द्र एवं अति आर्द्र भाग के अंदर रहने वाली है, यानी कि 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही रहने वाला है 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टैंड उप मृदाकरण का विशेष महत्व रहता है। तो क्रोमोस्टैंडर्स और उप मृदाकरण का विशेष महत्व कौन सी मृदा में आता है। तो वो आपके आ जाएगा भाई वर्टिसॉल मृदा के अंदर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की मृदा की समस्या है। तो राजस्थान में देखो एक तो मृदा अपर्दन भी पाया जाता है और मृदा अवकर्षण भी पाया जाता है, और सेम की समस्या तो पाई जाती है हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है भाई। तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 कि उपरोक्त जो तीनों समस्या है वो राजस्थान के अंदर मृदा की समस्या रहती है भाई, यानी कि राजस्थान के अंदर आप देखो समस्या ही समस्या भाई, और ऐसे नहीं देखो तो कुछ भी नहीं है, मज़ा ही मज़ा है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस मिट्टी का यानी कि आपको कथनों पर विचार करना था और किस उपयुक्त विशेषता है वो किस मृदा की है वो आपको बतानी है। तो मृदा विशेषता देखो क्या दे रखी है, इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय एवं अधिक तापांतर से हुआ है। अधिक तापांतर से हुआ है, इसका मतलब अधिक तापांतर कहाँ रहता है, मरुस्थल में रहता है, कॉमन सेंस की बात है। और इस मृदा की जल धारण क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारे यहाँ जैसलमेर में क्या जाती है, बाढ़ आ गई, यानी कि जल धारण क्षमता भी कम होती है और निर्माण भी अधिक तापांतर से होता है, तो वो आपके रहने वाली है अभी मरुस्थलीय मृदा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, काली मृदा जानी जाती है। तो काली मृदा है वो किस नाम से जानी जाती है। तो वो आपके आ जाएगी रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आपको पता ही है, इस साइड वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, और इसमें पाई जाती है आपको पहले बताइए था एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल। तो ये मृदा है वो राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो भूरी कछारी और मिट्टी है ना, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य आता है। तो इसमें आपके देखो रहने वाला है, ये मिट्टी राजस्थान के अलवर भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है, और इस मिट्टी में चावल और मक्के की खेती की जाती है। तो ये आपके कथन गलत रहने वाला है, क्योंकि इस मिट्टी में चावल और मक्के की खेती नहीं की जाती है। इस मिट्टी का रंग है वो लाल और भूरा होता है, और इस मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर, निम्नलिखित में से उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो कौन से जिलों के अंदर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो वो आपके रहने वाले अजमेर, राजसमंद और पाली जिलों के अंदर लाल और पीली मृदा पाई जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है। तो राजस्थान के अंदर रेतीली बलुई दोमट मृदा है वो राजस्थान के कौन से या कितने भूभाग पर विस्तृत है। तो वो आपका आ जाएगा 2/3, यानी कि 3 में से 2 भाग पर तो रेतीली बलुई और दोमट मृदा पाई जाती है भाई।
जो कि आपके एंटीसोल और एरिडिसोल आती है ना, वही रेतीली और बलुई मृदा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, और एक कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए, कवि को कविता लिखनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। तो मैस्ले का ये कथन किस आवश्यकता की पूर्ति को बता रहा है, या किस पूर्ति की बात कर रहा है? यानी कि मैस्लो कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, यानी कि जो व्यक्ति जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, उसको वो करना चाहिए। अगर वो संगीतज्ञ है तो उसको संगीत गाना चाहिए, अगर वो कलाकार है तो उसको चित्रकारी करनी चाहिए, अगर वो कविता गाना चाहता है तो कविता गाए भाई वो, अगर उसका मन है तो ये मैस्लो के किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है? तो आवश्यकता इसमें आ जाएगी आपकी आत्मसिद्धि, यानी कि अपने आप को पहचानो और आप अंदर से क्या बनना चाहते हो उसको और बढ़ो। यानी कि वो कहते हैं ना, आपके फैशन को फॉलो करो, कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो अच्छे से रीट की तैयारी करो दबा के, और जितने भी कलाम के टेस्ट सीरीज आ रही है उसको सॉल्व करो, पूरा सिलेबस कर लो और आराम से रीट में लग जाओगे, टीचर बन जाओगे। और इसी प्रकार इसने बोला है कि आप जो करना चाहते हो ना वो करो, यानी कि आत्मसिद्धि इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक के जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है कहलाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा अंतर्नोद, यानी कि उसमें प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है, तो वह आपके अंतर्नोद रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य है, यानी कि अभिप्रेरणा के भूमिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य रहने वाला है वो आपको बताना है। तो इसमें आपके देखो कथन नंबर 2 इसमें असत्य रहेगा कि प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोगी नहीं होती है, ये कथन गलत रहने वाला है। तो कथन नंबर 1 देखो, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है और परिवर्तित भी करती है, बिल्कुल सही है। और प्रेरणा है वो परिणाम के ज्ञान से भी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे नंबर आए, तो आप तुरंत मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ यार अच्छी मेहनत की इसलिए मेरे अच्छे नंबर भी आए हैं। यानी कि प्रेरणा है वो परिणाम के ज्ञान से भी प्राप्त होती है। प्रेरणा अधिगम प्रक्रिया के व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण कारक होता है, ये भी सही है, लेकिन कथन नंबर 2 जो है वो आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ रहा है, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है, उसकी टेस्ट सीरीज़ में भी अच्छी रैंक चलती है, फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब उसके दोस्त पूछते हैं तो वह बस कहता है कि अपना इरादा सिलेक्शन का नहीं है, रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। और मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? यानी कि मनोज को इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई तैयारी तो अपनी पूरी है, अब जो तैयारी चल रही है वो सिलेक्शन की तैयारी नहीं चल रही है, अब वो अच्छी रैंक के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। यानी कि ये है वो किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसमें आपके रहने वाला है ब्रूम ने यही कहा था कि भाई आप जो है अच्छा उससे और अच्छे करने की कोशिश करो, कि अब सिलेक्शन हो जाएगा तो अब आगे किसके लिए मेहनत की जाए, तो अब आप अच्छी रैंक के लिए मेहनत करो ताकि आपका गृह जिले मिल जाए और आराम से सुबह 10 बजे जाओ स्कूल और शाम के 4 बजे वापस छुट्टी, यानी कि घर के घर और ड्यूटी की ड्यूटी। तो भाई टीचर की जॉब जैसी तो कहीं जॉब है ही नहीं यार, टीचर की जॉब यानी कि राजा जॉब है भाई, ठीक है ना। इसलिए मन लगा के तैयारी करो और मेहनत करो ताकि इस बार टीचर बन जाओ 26 के अंदर और सिलेक्शन ले लो बस, ठीक है ना भाई। और टीचर बनना है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब फिर, क्योंकि इस पर मैं कलाम की पूरी जितनी भी टेस्ट सीरीज आ रही है वो सारी की सारी सॉल्व करूँगा, तो आपके सिलेक्शन में इसका है वो अहम रोल रहने वाला है भाई। तो अभी सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जो तैयारी कर रहा है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 40 नंबर। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? यानी कि व्यक्ति की जो योग्यता है वो प्रेरणा पाकर तो विकसित होती है और जो उपलब्धि में सहायक भी रहती है, तो ये दिया था आपके वुडवर्थ ने। ये सिद्धांत किसका है? तो वुडवर्थ का सिद्धांत रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जाता है। तो स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का समय है वो किसके अकॉर्डिंग माना जाता है? तो वो आपका आ जाएगा अरस्तु के अकॉर्डिंग है वो माना जाता है, कि जो अरस्तु ने जो कथन कहा है मनोविज्ञान के आरंभ का समय बताया है वो समय रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 42 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन को बताइए। तो असत्य कथन को बताना था इसमें आपको, तो इसमें आपके रहने वाला है कथन नंबर 4 कि नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करती है, ये कथन है वो असत्य रहने वाला है। बाकी स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन बताया, बिल्कुल सही है। और करो ने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्यान बताया, बिल्कुल सही है। करो ने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है तब सीखना शुरू करता है और जब तक आखिरी सांस लेता है तब तक बच्चा सीखता है, ठीक है ना। और कौलसेनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है जिससे बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, यह संप्रदाय है। तो यह संप्रदाय आपके कौन सा रहने वाला है भाई?
तो ये आ जाएगा आपके संप्रदाय व्यवहारवाद का संप्रदाय रहने वाला है, जो कि निरीक्षण और मापन पर बल देता है, वो आपके व्यवहारवाद का संप्रदाय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सटीक विचार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान देखो, शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकृति मनोविज्ञान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है, तो नियामक तो ये नहीं रहती है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एकदम सही बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति का मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक रूप से नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर, एक छात्रा परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है। यानी कि एक छात्रा है जिसका नाम परी है, वो रोज़ स्कूल के अंदर संगीत कक्षा में भाग लेती है। वह कहती है कि मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से विश्लेषित करता है। यानी कि इसमें आप देखोगे कि परी एक साइड से तो बोल रही है कि मुझे संगीत सुनने में सुकून मिलता है, यानी कि आंतरिक रूप से भी मैं प्रेरित हूँ, और फिर बोल रही है कि मैं इसलिए भी मिस नहीं कर सकती कि मुझे अटेंडेंस है वो 100% चाहिए, ताकि मैं बाद में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भी लगा सकूं। यानी कि एक बाह्य मोटिवेशन भी है और आंतरिक मोटिवेशन भी है, तो इसमें आपके दोनों ही व्यवहार रहने वाला है। यानी कि परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणाएं सक्रिय है, आंतरिक भी है और बाहरी भी है, और यह एक मिश्रित अभिप्रेरणा की स्थिति रहती है। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि आंतरिक रूप से उसको संगीत में सुकून भी मिलता है कि भी उसका मन करता है संगीत सुनने का, इसलिए वो क्लास ज्वाइन कर रही है। और दूसरा कारण ये है कि अगर वो मिस भी कर दे, लेकिन उसकी अटेंडेंस जो है वो 100% नहीं रहेगी, तो उसको स्कॉलरशिप का फॉर्म भी नहीं भर पाएगी, तो ये बाहरी एक मोटिवेशन भी उसके लिए है। नेक्स्ट देखो 46 नंबर, कक्षा में एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है। यानी कि तारे ज़मीन वाली समस्या आ गई यहाँ पे कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो शब्दों को उल्टा पढ़ रहा है। वैसे वाज को शाह पढ़ रहा है और डॉग को गॉड पढ़ रहा है। वह अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है, पर पढ़ने में परेशानी होती है। सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या रहने वाला है? यानी कि इसमें आपके रहने वाली है उससे डिसलेक्सिया हो सकता है। यानी कि डिसलेक्सिया के शब्दों की पहचान नहीं कर पा रहा है, उनको सही रूप से लिख नहीं पा रहा है, तो वो डिसलेक्सिया में आता है भाई। और अगर सही रूप से अगर काउंट नहीं कर पा रहा गिनती वगैरह, तो उसमें आपके रहती है कौन सा? डिसकैलकुलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं रखा गया है? यानी कि कौन सी है वो लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें देखो डिसलेक्सिया आता है, डिसग्राफिया आता है, डिसकैलकुलिया भी आता है, लेकिन श्रवण बाधित जो होना है यानी कि सुनाई नहीं देना, तो वो इसमें नहीं रहने वाली है। तो ये इसका है वो बाहर रहेगी कैटेगरी से, बाकी ये तीनों के तीनों है वो इस श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, यदि कोई छात्र गणित में सामान्य से बहुत पीछे है जबकि अन्य विषयों में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो एक संवेदनशील शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कि गणित के अंदर वो बहुत पीछे है, बाकी सभी के अंदर उसका प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें आपका आ जाएगा कि उसकी अधिगम असमता की जांच करवाना चाहिए। यानी कि वो गणित में अगर नहीं पढ़ पा रहा तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, उसकी अधिगम असमता की जांच करो और उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या माना गया है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उसे मान्यता प्राप्त विकलांगता माना जाता है भाई। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अभी बताई थी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, वो है वो एक मान्यता प्राप्त विकलांगता में आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, डिसलेक्सिया बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है? यानी कि डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रूप से शिक्षण की विधि कौन सी रहती है? तो वो आपका आ जाएगी भाई श्रवण दृश्य सामग्री और मल्टी सेंसरी टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि एक तो दिखने वाली और सुनने वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए, दूसरी चीज़ है मल्टी सेंसरी टेक्निक्स, यानी कि अच्छी टेक्निक्स के जो पढ़ाई जाती है उसके बारे में उनका यूज भी करना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से समझ सके और अच्छे से उनको डाउट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मटर के पौधे में लंबे डंठल टी का गुण वर्चस्वी है जबकि बोने डंठल टी का गुण अप्रभावी है। अगर दो हेट्रोजाइगस लंबे पौधे टी गुणा टी को क्रॉस किया जाए तो बोने पौधे का अनुवांशिक अनुपात होगा। तो इसमें बोने पौधे का जो अनुवांशिक अनुपात आएगा वो आपके रहने वाला है 25% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, मेंडल के किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर के अगली पीढ़ी में जाते हैं? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई पृथक्करण का नियम है, जो कि दो अलग अलग जीन है वो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अलग होकर के अगली पीढ़ी में आते हैं, वो हो गया पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक कहता है कि माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती है वही आगे बच्चों के डीएनए में आती है, बच्चों के वंशक्रम में आती है। तो ये कथन कहने वाले कौन से वैज्ञानिक है? तो वो आपके रहने वाले हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने यही कहा था कि माता पिता जिस प्रकार के हैं, जितनी उनकी बुद्धि लब्धि है, जैसा उनका शरीर है, वैसा का वैसा बच्चों के अंदर भी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। माता पिता के बीज कोषों में विशेषताएं होती है। इनमें उपस्थित अनेक पैतृकों के कारण विभिन्न संयोजन से संतानों का निर्माण होता है। सोरेनसन का यह कथन वंशक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है? तो इसमें सोरेनसन का जो नियम कथन है ये वंशक्रम का कौन सा नियम इंगित करता है? तो वो आ जाएगा आपके भिन्नता का नियम, यानी कि अलग अलग गुण है वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, तो भिन्नता का नियम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर। असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें आपके असत्य कथन को पहचानना था। तो पहला कथन देखो क्या दे रखा है, संयुक्त कोषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। मातृ व पितृकोष में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये आपके गलत आ जाएगा कि मातृ और पितृकोष में अगर पूछा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन संयुक्त कोष के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई। संतान का निर्माण एक कोष से होता है। बिल्कुल सही है। और संतान के सभी गुण वंशक्रम में है और इनका प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका इसमें असत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? यानी कि कौन सा कथन है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होती है उसकी प्रकृति का वर्णन नहीं करती है? तो इसमें सबसे पहले देखो, यह शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो ये तो इसकी वर्णन करता है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तो इसमें उद्देश्यों को परिभाषित करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ये इसमें गलत आ जाएगा। ये उन तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है जिनके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है। तो शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने का इसमें कोई रोल नहीं होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान है वो एक बच्चा और टीचर इन दोनों के मध्य है वो आपसी सामंजस्य और अच्छा संप्रेषण हो सके, उसके लिए ये प्रकृति काम करती है अभी। तो ये मूल्य वगैरह है, उद्देश्य वगैरह, इसमें तो कोई रहने वाला ही नहीं है कि लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य, तो गलत है इसमें। यह अधिगम प्रक्रिया की बेहतर समझ को बढ़ाता है। अधिगम प्रक्रिया इनके संप्रेषण की बेहतर समझ को बढ़ाता है, ये भी इसमें सही है। तो कथन नंबर 2 और कथन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें वर्णन नहीं करता है। तो नीचे देखो ऑप्शन दे रखा होगा, हाँ कथन नंबर 2 और 4 तो वो आपके रहने वाले हैं विकल्प नंबर 1 के अंदर, जो कि इसमें आपके वर्णन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर। माला को दूसरे से जुड़ने में कठिनाई होती है। वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती है और दूसरों की भावनाओं के प्रति भी उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और उसके शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। तो उसे संभवतः कौन सा विकार है? तो इसमें आप देखोगे कि विकार कौन सा आता है, तो वो आपके रहने वाला है ऑटिज्म। ऑटिज्म का विकार रहने वाला है, यानी कि अकेलेपन का विकार या फिर ऑटिज्म भी इसको कहते हैं। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा उनकी लोकप्रिय व्यक्तियों के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार कौन सी विधि है? यानी कि वो मोटिवेशन लेने के लिए किसी की कहानी पढ़ रहा है, किसी का मोटिवेशन स्टोरी देख रहा है या किसी से उसकी कहानी सुन रहा है, तो ये तो उसका बाहरी स्रोत हो गया भाई, कि वो बाहरी रूप से है वो मोटिवेट होना चाहता है। यानी कि अगर कोई लड़का अंदर से मोटिवेट होता है कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इस बार रीट के अंदर सिलेक्शन लेना है, मुझे टीचर बनना है, तो वो एक आंतरिक मोटिवेशन होता है उसका। लेकिन अगर वो किसी दूसरे को देखता है कि इसका सिलेक्शन हो रखा है, इसको देख के मैं भी सिलेक्शन ले लेता हूँ, या फिर कोई मोटिवेशन किताब पढ़ता है जैसे डार्क हॉर्स है, ये किताब पढ़ के अगर वो चाहता है कि मैं भी सिलेक्शन ले लूँ, तो वो उनका है वो बाह्य स्रोत रहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आश्रय यानी आश्रय से निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी कि शैक्षिक निहितार्थ आश्रय निम्नलिखित में से कौन से है? कि साइकोलॉजी के बारे में वो कहाँ उसका यूज़ कर सकता है वो देखो। तो इसमें आ सकता है आपके देखो पहला कथन दे रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रदान करती है। तो ये भी बिल्कुल सही, अब एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। और दूसरा दे रखा आपको, छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सुधार में मदद करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि छात्रों के मध्य ये भी मार्गदर्शन करता है और ये भी उनको शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधार करने में मदद करता है, ये भी सही रहने वाला है। और यह शिक्षक की बुद्धि लब्धि के विकास में सही का ये गलत आ जाएगा। और यह शिक्षक के परिवार के सदस्यों के रिश्ते सुधारने के लिए ये भी इसमें गलत रहने वाला है। और यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने
समझाने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने की मदद भी करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके रहने वाला है 1, 2 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको एक राय दूंगा कि जैसे मनोविज्ञान के बारे में कुछ भी दे रखा होगा ना, तो उसमें टीचर और शिक्षक इन दोनों का अगर दे रखा है तो वो कथन सही होगा। बाकी कोई भी जैसे उसके परिवार का है या केवल टीचर का दे रखा है तो वो इसमें कथन हमेशा ही आप देखना गलत ही होगा, ठीक है ना। अगर दोनों का हो रहा है कि भाई हाँ टीचर है वो बच्चों को समझेगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाने की अलग अलग विद्या लेके आएगा, तो इसमें आपके वो कथन सही रहने वाला है। लेकिन ये दे रखा है कि परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधार लेगा, तो ये कथन इसमें गलत रहने वाला है। तो इसमें आपके विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, सत्य कथन ज्ञात कीजिए। तो इसमें कथन नंबर 1 दे रखा है, जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता है, तो इसमें आपके दोनों ही कथन जो है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ तो 61 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना था। तो ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, और उसमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है वो आपको बताना है। तो कथन नंबर 1 दे रखा, देखो यह परियोजना राजस्थान के 29 जिलों में विस्तृत है। और ब दे रखा आपको, यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने का एक प्रमुख पहल है। तो इसमें भाई इसके जो नाम दे रखा है ना, नाम से पता चल रहा है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, इसका मतलब है कि अरावली के आसपास का जो 5 किलोमीटर का एरिया आता है उसको है वो हरा भरा करने का इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। तो इसका कथन नंबर जो ब है वो एकदम सत्य रहने वाला है, और कथन नंबर ए जो है वो इसमें सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 62 नंबर, 4 जून 2025 को राजस्थान के मीनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो पहला कथन दे रखा है, ये उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा आपको दे रखा है कि इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, और ये वेटलैंड रात्रि नदी और विजय सागर तालाब से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसमें गलत आ जाएगा। कथन ए और बी दोनों सही है, इनकी विकल्प नंबर 3 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। इसको बर्ड विलेज भी कहते हैं, और ये उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड भी है। मानसूनी वेटलैंड है, इसका मतलब है कि बारिश जब होती है तो ये इसमें पानी इकट्ठा वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 63 नंबर, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 संस्थानों की मेज़बानी में करवाया जाना प्रस्तावित हुआ है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण है वो आयोजित करवाने के लिए तैयार हुए हैं। तो वह आपके आ जाएगा भाई पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साहित्य अकादमी वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो वो कृति रहने वाली है पखेरुवन नी पीरा। ये कृति है वो भोगीलाल पाटीदार की रहने वाली है, जिसके लिए उनको 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 2025 में चांगवॉन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सा खिलाड़ी है शूटिंग के अंदर जिसने पैरा स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो वो आपके रहने वाला है रुद्रांश खंडेलवाल जी जो है, इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के अंदर स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की डैश को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसमें आपके आ जाएगी पान मेथी जो है, इसे अभी 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में आता है? तो जो कृषि विज्ञान केंद्र आता है वो आपके आता है भाई गांधी विद्या मंदिर के अंडर में आता है, यानी कि सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो अपने गांधी विद्या मंदिर के अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा केसवाना जालोर के अंदर है वो कोई भी पशुधन स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असुमेलित की पहचान कीजिए, यानी कौन सा असुमेलित है उसकी पहचान करनी थी। तो बीकानेर आपके आ जाएगा फर्स्ट सी के अंदर, फतेहपुर आ जाएगा सेकंड ए के अंदर, नौगांव आ जाएगा, नौगांव आपके इसमें नहीं है, ये इसमें गलत रहने वाला है। उम्मेदगंज है वो 5 के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? तो निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? तो वो आपकी आ जाएगी CSIR की घटक प्रयोगशाला रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी? तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो होती है आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान की स्थापना वर्ष में और डैश 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 में की गई, यानी कि कौन से वर्ष में की गई और कहाँ पर की गई, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आ जाएगा आपके 1962 के अंदर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान की स्थापना होती है और मालपुरा टोंक के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1962 और मालपुरा टोंक के अंदर इसकी स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में कथन दे रखे हैं कुछ, उस पर विचार करो पहले तो कथन 1 दे रखा है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है। और दूसरा आपको दे रखा है 1954 में मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरा आपको दे रखा है, यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। तो इसमें आपको पूछा है कि उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करो। तो इसमें असत्य कथन जो रहने वाला है वो आपका आ जाएगा बेबाग, यानी कि 1954 के अंदर इसकी स्थापना मरुस्थलीय वन रोपण अनुसंधान के रूप में की गई थी। ये इसमें कथन है वो गलत रहने वाला है, बाकी ये दोनों के दोनों कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 नंबर, ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है? तो कितनी योजना है वो संचालित है इसके तहत? तो वो आपका आ जाएगी 3 योजनाएं है वो संचालित है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर श्री गंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से हुई थी? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि जो केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर है इसमें स्थापना 1962 में होती है, लेकिन किसके सहयोग से होती है? तो वो आपका आ जाएगा कनाडा के सहयोग से रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौपासनी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है? तो चौपासनी के अंदर कौन सा अनुसंधान संस्थान है? तो वो आपके रहने वाला है राजस्थानी शोध संस्थान, जो कि चौपासनी जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। तो इसमें आपके आ जाएगा सबसे जो किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आ जाएगी आपके थार पारकर नस्ल के लिए ये जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 नंबर, यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब की गई? तो यांत्रिक कृषि फार्म कोटा के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो वो आ जाएगी आपके 1978 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी भाई। नेक्स्ट देखो, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 आपको दे रखी है और सामने सूची 2 दे रखी है, इसमें आपको इसका मिलान करना था। तो देखो इसमें सूची 1 में क्या दे रखा है, अनुसंधान केंद्र दे रखा है, दूसरी में आपको स्थान दे रखे हैं। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आपका आ जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है। और आयुर्वेदिक केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो आपका आ जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके रहने वाली है कहाँ पर? बीकानेर के अंदर भाई, ये ध्यान रखना। कोई भी भेड़ से समझ आएगा तो वो समझ आना बीकानेर के अंदर ही रहने वाला है। और सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे है? तो वो आपका आ जाएगा टोंक के अंदर। कहाँ पे रहने वाला है? तो टोंक के अंदर वो आपके आ जाएगा भाई। तो इसमें देखो जो ये सी दे रखा है ना, यहाँ पे कर दो आप 1 नंबर, नहीं सॉरी यहाँ पे कर दो सी के स्थान पर 4 नंबर, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। सिरेमिक है वो टोंक में हो जाएगा, भेड़ है वो बीकानेर में आ जाएगी, आयुर्वेद है वो जयपुर में, और शुष्क है वो जोधपुर के अंदर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो आपके रहने वाला है अभी बास्केटबॉल। कौन सा आ जाएगा? बास्केटबॉल है और राजस्थान का राज्य खेल है भाई, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन ही गलत होते हैं भाई, ये ध्यान रखना आप, कहीं आप हॉकी मत कर देना। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और बास्केटबॉल हमारा राज्य खेल है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। राज्य के प्रतीक दे रखे हैं, सामने आपको अधिसूचना दे रखी है कि ये कब है वो अधिसूचित हुआ था। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है पशुधन श्रेणी। तो पशुधन जो श्रेणी है इसमें आपके आ जाएगा, पशुधन श्रेणी का जो आएगा वो आएगा आपके 19 सितंबर 2014 के अंदर पशुधन श्रेणी के अंदर शामिल किया गया था राज्य प्रतीक को, ठीक है ना।
और वृक्ष जो आएगा वो आपके रहने वाला है 31 अक्टूबर 1983 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी देखना आप विकल्प है वो गड़बड़ घोटाले के अंदर ही है, क्योंकि 3 है वो यहाँ पर भी दे रखा है, 3 यहाँ पर भी दे रखा है, 3 यहाँ पर दे रखा है, 3 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन जो सही है वो आप लगा लो। देखो पशुधन आ गया आपके 4 नंबर के अंदर, वृक्ष आ जाएगा आपके 3 नंबर के अंदर, और फूल को जो इसमें दिया गया था रोइडा, जो रोइडा हमारा फूल आता है इसमें आपके रहने वाला है। देखो तो रोइडे का अंदर आ जाएगा आपके 1 नंबर, यानी कि ये आएगा 21 मई 1982 के अंदर इसकी है वो अधिसूचना जारी की गई। और पशु एवं वन्य जीव श्रेणी जो है वो आपके रहने वाली है 1983 के अंदर, ठीक है ना। तो वृक्ष और वन्य जीवों को लगभग साथ में इनको अधिसूचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन इसमें कटा हुआ है, तो आप इसमें 83 नंबर क्वेश्चन देखो सीधे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करो। देखो कथन दे रखे हैं आपको, चिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटा है, तो ये तो इसमें भैया आपके असत्य रहने वाला है, क्योंकि इसका नाम है वो गजेला बनेटा नहीं है। चिंकारा मुख्यतः पूरी राजस्थान में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है कि पूरी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। पूरी राजस्थान में नहीं, पूरी राजस्थान में पाया जाता है भाई चिंकारा। तो अभी देखोगे तो आप पूरी राजस्थान में भी है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जो ये मरु के अंदर है हमारा यहाँ जैसलमेर में पाया जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि केवल पूरी राजस्थान में पाया जाता है। और चिंकारा प्रजनन के अंदर नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। जो चिंकारा प्रजनन के अंदर है वो नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर के अंदर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करो। देखो 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। और ब कथन दे रखा है, इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंध के अधीन गोडावण को पूर्णतः वो संरक्षित घोषित किया गया था। इसमें पूछा है कि असत्य कथन की पहचान करो। तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। तो न तो ए और न ही बी, क्योंकि 21 मई 1982 को गोडावण को है वो राज्य पक्षी घोषित किया गया था, और इसी अधिसूचना के तहत गोडावण को पूर्णतः सुरक्षित घोषित किया गया था, क्योंकि ये पूर्णतः लुप्त की कगार पर आ गया था, इसलिए इसको रेड डाटा बुक के अंदर भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो कौन सा केंद्र है जो कृषि विज्ञान केंद्र के राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर है, तो वो आपका आ जाएगा बानसूर अलवर नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा शब्द, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया गया, या कौन से ग्रंथ में किया गया। तो इसमें डैश 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 का मतलब है कि किसने किया था और किस ग्रंथ में किया गया था। तो इसमें आपका आ जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, और उसका ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उल्लेख जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र में सही सम्मिलित नहीं है, वो आपको बतानी थी। तो इसमें देखो क्या रहने वाला है, ढाडी जो है वो आपके बाड़मेर में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। और देवड़ावाटी जो है वो सिरोही में बोली जाती है, ये भी आपकी सही बात है। खैराड़ी है वो शाहपुरा के अंदर बोली जाती है, ये भी सही है। लेकिन गोडावड़ी जो है वो फड़ौदी में बोली जाती है, ये कथन आपके गलत रहने वाला है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आपकी वागड़ी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रागड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रागड़ी बोली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। तो इसमें आपको दे रखा है, ये बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, और ये मेवाड़ी की उपबोली है। तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेवाड़ी की उपबोली नहीं है, ये मालवी की उपबोली रहती है। तो ये बोली है वो अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। रागड़ी भाषा जो है वो अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, और ये मालवी भाषा की उपबोली है। तो मालवी की 2 भाषाएं होती है जो उपबोली है, एक तो है आपकी रागड़ी और एक आ जाएगी आपके निमाड़ी। ये दोनों ध्यान रखना भाई, रागड़ी और निमाड़ी जो है वो दोनों मालवी भाषा की उपबोली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थानी की उपबोली नहीं है। तो कौन सी उपबोली है वो पूर्वी राजस्थानी की नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा, देखो मेरवाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं रहती है। बाकी चौरासी भी है, कोटड़ी भी है, और राजावटी भी पूर्वी राजस्थान की है, लेकिन ये मेरवाड़ी जो है ये इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु के 1 लाखवें घनत्व जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की किस अवस्था का निर्माण होता है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई BE और C अवस्था का निर्माण होता है।
जो वायु के 1,00,000वें घनत्व जितने कम घनत्व वाली गैस को अगर बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करे तो उसमें BEC का निर्माण होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दर्शाता है? तो कौन सा संबंध है जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसमें आपके आ जाएगा डेल एक्स गुणा डेल PX इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल H/4π। ये जो संबंध दे रखा है 3 नंबर पर, यह है जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को दर्शाता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर, निम्नलिखित में से किसका भार है वो सबसे अधिक होगा? तो किसका भार है वो सबसे अधिक रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा CaCO3 के 2 मोल जो होते हैं, इसका भार है वो सबसे अधिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो एल्यूमिनियम का जो एक परमाणु होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण पाया जाता है वो इसमें आपके 2, 8 और 3 में रहता है। 2, 8 और 3, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक ऐसे होता है। तो इसमें 2, 8 और 3 है इलेक्ट्रॉनों का वितरण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन ने दर्शाया है कि रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन होगा इस प्रयोग ने दर्शाया कि क्या दर्शाया इस प्रयोग ने? तो इसमें आपके रहने वाला देखो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होता है, ये इसने नहीं दर्शाया था, ये इसमें गलत आ जाएगा कि नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। ये बिल्कुल इसने ये बताया था कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो धन आवेशित केंद्रित रहता है। और नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये भी इसने, ये तो पहले हो गई थी इसकी खोज। परमाणु का अधिकांश स्थान है वो रिक्त होता है, ये भी आपके इसी ने बताया था। यानी कि इसमें जो सत्य कथन आते हैं वो कथन नंबर 2 है और कथन नंबर 4 है, ये दोनों कथन सत्य रहने वाले हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, वो आपको बताना था इसमें। तो इसमें आपके आ जाएगा कथन नंबर 1 है, यही सत्य नहीं है भाई। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये इसका कथन गलत आ जाएगा। जबकि परमाणु मूल इकाई है जिसमें अणुओं और आयनों का निर्माण होता है और परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं और सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपके रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, सामान्यतः त्रिसंयोजी यानी कि 3 संयोजकता वाला परमाणु है। तो 3 संयोजकता वाला परमाणु कौन सा इसमें? तो इसमें आपके आ जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम अभी हमने देखा था कि 2, 8 और 3 होता है, जिसमें से ये 2 और 8 को रखता है क्योंकि ये इसमें दोनों क्या है, पूर्ण होते हैं कोष्टक, और ये 3 जो है वो एक्स्ट्रा में है, तो ये 3 दे देता है और 3 संयोजकता रखता है। तो एल्यूमिनियम जो आएगा आपके त्रिसंयोजित तत्व रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस परमाणविक मॉडल के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही अवशोषण? तो इसमें कौन सा रहने वाला है? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई, ये बोर के सिद्धांत के अनुसार है कि बोर कहता है कि कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही अधिशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अनुपात का इसमें अनुपात पाया जाता है वो आपके आ जाएगा 1:8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें आपके सही रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण इसमें आपके आ जाएगा धुआं जो है वो इसका आपके विषमांगी मिश्रण रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है जहाँ n बराबर कक्ष की संख्या होती है। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में भरे जा सकते हैं? तो वो आपके आ जाएगी 2n², यानी कि 2n² के बराबर है वो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से बहुपरमाणुक है। तो निम्न में से बहुपरमाणुक कौन सा है? तो वो आपके आ जाएगा सल्फर जो है ये एक बहुपरमाणुक रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से यौगिक है। तो निम्न में से जल जो है वो एक यौगिक है क्योंकि ये H2 और O से मिलकर बना होता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक होता है, तो इसलिए अब H2O जो है वो एक यौगिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। तो कोई तत्व है उसके द्रव्यमान संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो किस किस का आप योग करोगे? तो उसमें आपका आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का अगर योग करते हो तो आपको उसका द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो भाई 106 नंबर, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो
तो इसमें आपके रहने वाला है 63U, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में परिवर्तित कीजिए। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 है, इसको आपको मोल में परिवर्तित करना है, तो इसमें आपके आ जाएगा 0.5 मोल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, क्या दे रखा है देखो, और आपको सत्य कथन बताने हैं। तो इसमें आपके रहने वाला है प्रोटीन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी, बिल्कुल सही है। अभी प्रोटीन की खोज करने वाले गोल्ड स्टीन थे। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश +1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश नहीं पाया जाता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है, ये बिल्कुल सही है भाई, कि एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम पाया जाता है। तो इसमें आपके कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर 3 सही है, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर बनाते हैं, तो इसमें आपके क्या बनाते हैं, तो यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तत्व X मुलायम है और उसे चाकू से काटा जा सकता है। ये वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता, और ये जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो वह धातु आपके सीधे आ जाएगी भाई सोडियम, क्योंकि सोडियम को वायु के संपर्क में नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, और पानी के साथ भी आप उसको रखोगे तो भारी विस्फोट हो सकता है भाई। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में या फिर किसी बंद जगह पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 111 नंबर, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है। तो मैग्नीशियम धातु के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। तो इसमें आपके आ जाएगा कथन नंबर 3 है वो गलत, कि ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये कथन आपके गलत आ जाएगा। जबकि सभी कथन देखो क्या दे रखे हैं, ये भाप से क्रिया कर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस को निकालती है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, और उपरोक्त सब में से कोई नहीं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत रहने वाला है, बाकी दोनों कथन है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर, धातुओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ धातुओं के गुण दे रखे हैं, इस पर विचार करो, क्या दे रखा देखो, और इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। तो धातुएं भाई सामान्यतः कठोर होती है, ये तो सबको पता ही है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना तन्यता कहलाता है, ये कथन इसमें गलत आ गया भाई। पतली चादर बनाना तन्यता नहीं कहलाता है, तार अगर बना रहे हो तो उसको आप तन्यता कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये तन्यता तो इसमें नहीं आने वाला। धातुओं में सामान्यतः ध्वनिक का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ध्वनिक यानी कि अगर किसी से आप चोट करोगे तो ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, ध्वनिक का गुण पाया जाता है। और सिल्वर व कॉपर धातु उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, तो ये भी सही है। तो कथन नंबर 1, कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो असत्य आ जाएगा, कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, ये इसमें अधातु, ये इसमें है वो असत्य रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें कथन देखो क्या दे रखे हैं, सल्फाइड अयस्कों से धातु निष्कर्षण में भरंजन का उपयोग किया जाता है, रोस्टिंग का उपयोग किया जाता है। सिल्वर की वस्तुओं का काली होने का कारण उन पर सिल्वर सल्फाइड का बनना होता है, बिल्कुल सही है भाई। सिल्वर अगर काली पड़ रही है इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर सिल्वर सल्फाइड बनना शुरू हो गई है। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर होती है, और जिसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका गलत रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव्य है। तो कौन सी अधातु है जो एक द्रव्य के रूप में रहती है, तो वो आपका जाएगी ब्रोमीन जो है, ये एक अधातु है और ये द्रव्य के रूप में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1 आपको दे रखा है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। और कथन नंबर 2 आपको दे रखा है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। तो इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना था, तो वह आपका जाएगा विकल्प नंबर 3, कि कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही आपके सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो कोई भारी भूसा है, कोई हल्का भूसा है, उसे भारी अन्न से अगर पृथक करना चाहते हो तो इसमें आपके ओसाइन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ओसाइन के द्वारा आराम से इनको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, Sb किस तत्व का प्रतीक है। तो Sb आपका आ जाएगा एंटीमनी का प्रतीक रहने वाला है। Sb यानी कि एंटीमनी, ठीक है ना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? तो सबसे कम गलनांक वाला धातु जो है वो आपका आ जाएगा गैलियम। सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? तो गैलियम रहने वाला है। केमिस्ट्री के भी अजीब अजीब नाम ही आ रहे हैं, देखो गैलियम है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैलियम का गलनांक है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 नंबर, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है वो आपका आ जाएगा AlNO3 कोष्टक में बार 3, यानी कि AlOlNO3 कोष्टक में 3, ठीक है ना। ये होता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस नियम के द्वारा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना समझाया जाता है? तो कौन सा नियम है जिसके तहत आप कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हो? तो वो आपके आ जाएगा भाई हाफ बाउ का नियम। कौन सा नियम आ जाएगा? तो हाफ बाउ का जो नियम आता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 नंबर, अब गणित शुरू हो रही है अभी 121 से लेकर 150 तक। तो 0.11 पर बार है प्लस 0.222 बार है गुणा 3 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आपके रहने वाला है 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.11 बराबर 1.9 है, तो 0.44 है वो किसके बराबर आ जाएगा? तो कुछ भी नहीं है, इसको 4 से गुणा कर दोगे तो ये 0.44 हो जाएगा और यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा तो 4/9 आ जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अंतर रहित व पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्या स्वरूप होगा, यानी कि एक अंतर रहित और पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्या स्वरूप कौन सा होगा? तो इसमें आपका आ जाएगा एक अपरिमेय संख्या जो होगी वो एक अंतर रहित होगी और पुनरावृत्ति रहित होगी, यानी कि पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और उसका अंत भी नहीं होगा, यानी कि वो चलती ही रहेगी भाई। अनावर्ती अनवसानी अनावृत्ति होती है ना, वो इसमें आपके अपरिमेय संख्याओं में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है ना, वो आपके आता है सदैव एक अपरिमेय संख्या। सदैव हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी, ये ध्यान रखना। कोई भी आप परिमेय संख्या से जो कि शून्येतर है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर आप गुणा कर रहे हो तो आपको सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो, x + y/2 एक परिमेय संख्या है जो, तो अगर x + y एक परिमेय संख्या, इसकी क्या शर्त है? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर x + y/2 एक परिमेय संख्या है तो x और y के बीच में स्थित है। x और y के क्या है? बीच में स्थित है भाई। तो इसमें आपके ये सही हो जाएगा कि परिमेय संख्या होगी तो x और y के बीच में कहीं पर स्थित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर, निम्न में से असत्य कथन है। तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? देखो, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है भाई। सभी जो परिमेय संख्या होगी वो बिल्कुल वास्तविक संख्याएं भी होने वाली है। और दूसरा दे रखा है आपको, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ये कथन इसमें गलत आ जाएगा। और सभी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक होती है, बिल्कुल सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हमेशा ध्यान रखना आप 0 से शुरू होगा, 0 1 2 ऐसे लेकर के अनंत तक चलती है, वो तो होती है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या जो होगी वो माइनस अनंत से चलेगी, 0 तक आएगी, 0 से वापस प्लस अनंत तक जाएगी। तो पूर्ण संख्या तो बिल्कुल पूर्णांक संख्या होती है और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी कि सभी जो पूर्णांक संख्या होती है ये तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इसमें आपके 126 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक अनुपात युक्त संख्या का दशमलव स्वरूप होगा। एक अनुपात युक्त संख्या जो होती है इसका दशमलव स्वरूप है वो क्या होने वाला है? तो इसमें देखो क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा अंत रहित पुनरावृत्ति युक्त होती है, यानी कि अंत तो रहित है लेकिन पुनरावृत्ति जरूर होती है संख्याओं की, और अंत रहित और पुनरावृत्ति रहित, लेकिन ये गलत है, पुनरावृत्ति तो होती है उसमें, पुनरावृत्ति रहित नहीं कह सकते आप। और अंत युक्त भी होती है, तो अंत युक्त भी हो सकती है, अंत रहित भी हो सकती है और पुनरावृत्ति युक्त ही होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 127 का। 128 नंबर देखो भाई, दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्या अगर आपको दे रखी हो तो उसमें हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? देखो इसमें एक और केवल 1 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या केवल 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, केवल 10 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में पूछा जाए तो उसमें आप अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट 2 और रूट 7 के बीच की परिमेय संख्या है।
तो रूट 2 और रूट 7 के बीच की अगर परिमेय संख्या पूछी आपको, तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या रहेगी वो आपका आ जाएगी 2.43 और 2.432 जो है वो एक परिमेय संख्या रहेगी, जो कि रूट 2 और रूट 7 के बीच में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 130 नंबर। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो इसमें आपके आ जाएगा 130 का आ जाएगा भाई आपके रूट 3। अगर 100 मतलब सबसे न्यूनतम संख्या जिससे अंडर 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, तो वो आपके रूट 3 रहने वाली है। रूट 3 से गुणा करते ये एक प्राकृत संख्या में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या 33/2 की पावर 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसाद निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है, तो किसके बाद समाप्त होगा? तो वो आपका आ जाएगा 2 दशमलव संख्या के या 2 दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 नंबर। यदि x प्लस रूट 3 है, x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दे रखा है, देखो x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या होगी, तो x प्लस 1/x क्या रहने वाली है? एक परिमेय संख्या रहने वाली है। और आपको इसमें सही विकल्प का चयन पूछा है, तो x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या रहेगी, बिल्कुल सही है। और x माइनस 1/x जो है अपरिमेय संख्या रहने वाली है, ये भी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। A B और D यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा आपके, क्योंकि ये दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो परिमेय संख्या आएगी, ये तो गलत ही आएगा। लेकिन इनका अगर दोनों का गुणा करोगे, जैसे ये परिमेय या अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि एक परिमेय संख्या को अगर आप अपरिमेय से गुणा कर रहे हो तो वो हमेशा आपको अपरिमेय मिलेगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो A B और D यानी कि कथन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार है, तो 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार जो है वो आपके क्या रहने वाला है? तो वो आ जाएगा 0.83 पर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? तो कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? तो वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ रखा है तो वो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 का मतलब होता है आयोटा, तो ये आयोटा में चेंज हो गई है, तो आयोटा हमेशा एक काल्पनिक संख्या होती है, न कि वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, संख्या 1331/2500 का दशमलव प्रसार दशमलवीय प्रसार है, वो दशमलव कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा? यानी कि इसका दशमलव प्रसार अगर आप निकालोगे तो वो दशमलव के बाद है वो कितने अंकों के बाद है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आपके रहने वाला है ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ज्ञात कर सकते हो, कोई भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंतहीन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या ये आपको एक संख्या दे रखी है, बटा में 665 का मान क्या होगा? यानी कि ऊपर पॉइंट दे रखा है बीच में और 625 दे रखा है नीचे, तो इसका अगर मान पूछा तो वो आपका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सत्य कथन है, तो निम्न में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें एक कथन दे रखा है, संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। बिल्कुल सही है, अभी न तो ये भाज्य संख्याओं में आती है और न ही ये अभाज्य संख्याओं के अंदर आती है। और फिर दे रखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो मात्र सम संख्या है। बिल्कुल सही है, 2 ऐसी सम संख्या है, ऐसी छोटी अभाज्य संख्या है जो एक मात्र सम संख्या भी रहती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है तथा सबसे बड़ी संख्या 997 है, तो ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो इसमें कथन नंबर 4 जो है वो आपके एकदम सही आ जाएगा भाई, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 3IP5 का गुणज है जहाँ P है वो दाई अंक और तो P का अधिकतम मान क्या हो सकता है? यानी कि 31P5 इसका अगर ये 3 का गुणज है तो आप बताओ कि इसमें P का जो है वो दाई का अंक है, P क्या रह सकता है? तो P का अधिकतम मान आप क्या रख सकते हो? तो P का अधिकतम मान आप 9 रख सकते हो, क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग भी जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो वह संख्या होती है। तो वह संख्या हमेशा ध्यान रखना शांत दशमलव की होगी। यानी कि किसी भी संख्या के हर में, ये ऊपर अंश हो गया P, और हर के अंदर मान लो 2 की घात में दे रखा हो कोई, या फिर मान लो 5 की घात में दे रखा हो, या फिर 5 और 2 दोनों की घात में कोई संख्या दे रखी है, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा ध्यान रखना शांत ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 नंबर दे रखा है, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या पूछी है, तो वो आपका जाएगी 1.2 जो है वो इनके बीच में एक परिमेय संख्या
रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, निम्न को घटते क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये तो होता है आपके अवरोही क्रम में, ठीक है ना। और अगर आपको बोले कि आरोही क्रम में बताओ, तो सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। तो ये तो हो गया आपके आरोही क्रम, ये हो गया आपके अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो इसमें कहा है कि इसको अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना था, तो इसका जो अवरोही क्रम रहेगा वो आ जाएगा आपके पॉइंट नंबर पहला ही, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना था, तो इसमें क्या रहने वाला है देखो, सबसे पहला दे रखा है 1/5 की पावर 3x बराबर 0.008 दे रखा है। तो इसमें आपके x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1। x का मान 1 रखोगे तो 1 के अंदर 5 का भाग दोगे आप, तो आपको यही मिलने वाला है 0.0008, ठीक है ना भाई। और नेक्स्ट देखो, x की पावर अगर 4 करते हो आप, तो x की पावर आपको 4 करने पर आपको मिल जाएगा, इसमें आ जाएगा x बराबर 3, कि 3 की पावर 4 करने पर आपको 81 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सी में आपको दे रखा है 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 256 दे रखा है। तो इसमें आपको मिल जाएगा x बराबर 9। x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर आ जाएगा आपके 9 मिलने वाला है। और इसमें आपके फिर लास्ट में बचा है 2, तो इसमें 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 0, तो इसका मान क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो किसी की भी घात अगर 0 है, इसका मतलब है कि उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर भी 1 मान आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपको 3 मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सत्य कथन है, तो इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य रहने वाला है, वो आपको बताना था। तो इसमें अगर देखोगे आप, तो इसको गुणा करोगे तो 10 की घात 100 की घात 11 है, वो नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें 10 की घात है वो 12 आएगा, न कि 100 की घात 11। और 2 की पावर 3 है वो 5 की पावर 2 से बड़ी होती है, ये इसमें आपके गलत दे रखा है, क्योंकि 2 की पावर 3 हमेशा कितनी होती है, 8 होती है, और 2 की 5 की पावर 2 यानी 25 होते हैं, तो वो तो बड़े होते हैं, लेकिन इसमें एरो है वो गलत कर रखा है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 बराबर 6 की पावर 5 होते हैं, तो ये बराबर कभी भी नहीं होते हैं, तो इसमें भी ये गलत आ जाएगा। और 3 की पावर 0 भी हमेशा 1 होगा, और 1000 की पावर 0 भी 1 होगी, यानी कि ये आपके बराबर दे रखी है। तो केवल 4 नंबर जो कथन है वो इसमें आपके सही रहने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी है, उसमें हमेशा उसका मान हमेशा 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, 145 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, पृथ्वी में ये इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है, तो इसका मानक रूप क्या रहने वाला है। तो मानक रूप अगर आप देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, 0 होते हैं उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं और इसका एक मानक रूप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मानक रूप देखोगे तो वो आएगा आपके 1.353 गुणा 10 की घात 9 किलोमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि 10 लेके आगे और 10 लेके आएगा तो यहाँ पे 10 की घात लग जाएगी पीछे, तो 10 की घात 9 आ गई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 3 स्क्वायर गुणा 9 की पावर y गुणा 3 की पावर माइनस वाई बटा 2 की पावर माइनस 2 माइनस 27 की पावर y बटा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3x बराबर 1/27 हो, तो x माइनस वाई का मान क्या रहने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपको y का मान हमेशा x माइनस वाई का मान क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √64 की पावर 2/3 प्लस √64 क्यूब की पावर 3/2 प्लस √5 की पावर 32 का पावर 0 दे रखी है, का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका मान है वो 13 मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 से लेकर 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो 1 से लेकर 30 के बीच देखोगे तो इसमें आपको 10 अभाज्य संख्या मिलने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 नंबर, संख्या 2 की पावर √3 है, तो 2 की पावर में अगर √3 एक क्या होने वाली है, तो वो आपके आ जाएगी एक अपरिमेय संख्या रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन, √23 √225 0.37696 और √7 संख्याओं में से परिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो इसमें परिमेय संख्या अगर आप योग देखोगे तो वो आपका आ जाएगा 15.3795 रहने वाला है भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई आपके लेवल 2 का कलाम एकेडमी का टेस्ट पेपर, और कमेंट करके बताना है आपको कि आपका स्कोर है वो क्या आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको रीट की जितने भी टेस्ट सीरीज आने वाले हैं वो सारी की सारी इस चैनल पे सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपके वो हेल्प
बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आपको एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन 2 का पेपर नंबर 1 जिसका सोल्यूशन हमने अभी पूरा किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। और जो भी आपका दोस्त लोग है इस तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 2 की साइंस मैथ से, तो उनको आगे शेयर भी करना है। और इस पे मैं लेवल 2 की SST भी कल मैं सॉल्व करूँगा और रीट लेवल 1 का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। और अगर 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज देखनी है तो वो भी सॉल्व करवाई हुई है। चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो इसमें सारी की सारी आपको मिल जाएगी भाई। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।